नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और वीकली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आप लोग कह रहे होंगे कि सर आप कहते हैं वीकली करंट अफेयर्स तो आता नहीं है। हाँ, थोड़ा सा विलम्ब हुआ, इधर कुछ फैमिली में फंक्शंस थे, हम वहाँ चले गए थे। और चूँकि अब की बार जो मेंस पार्ट सीरीज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा आवश्यक लगा, क्योंकि जून में ही पेपर है, बच्चे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं आपके संस्थान के द्वारा। और जो करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं आप उसका प्रयोग जुलाई में होने वाले आरओ के लिए करेंगे, या जो बिहार की परीक्षाएं हैं वो बच्चे करेंगे। तो देखिए अब इधर क्या है कि करंट अफेयर्स की चीज़ें आती रहें, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज़ है वो लगभग ख़त्म होने के कगार पे है। तो 15-20 दिन के बाद तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा 6 पेपर के साथ। तो आप लोग के लिए पूरा समय हम देंगे। आरओ के लिए भी प्रभा मैम की पुनः क्लास स्टार्ट हो जाएगी, हमारे द्वारा भी कुछ प्रयास किए जाएंगे, विनीत सर भी अपना वीडियो लाते रहेंगे, और जो करंट अफेयर्स का हमारा प्रोग्राम है वो आता रहेगा। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि आपकी परीक्षाओं को लेकर के कि करंट अफेयर्स कितना ज़्यादा उपयोगी है। बिना करंट के तो प्रीलिम्स में जो है प्रीलिम्स पास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बड़ी भूमिका होती है, सबसे ज़्यादा भूमिका करंट अफेयर्स की ही होती है। और यहाँ जो है सटीकता बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि अगर आप समझिए कि यहाँ जो आपकी सटीकता का है, अगर आप थोड़ा सा बेहतर प्रयास करते हैं तो 80 से 85% तक होती है, जबकि जीएस में बहुत बेहतर रहेंगे तो 60 से 65 के बीच रहेंगे। तो सोचिए, यहाँ एफर्ट भी कम लगाना है और क्वेश्चन भी ज़्यादा बन जाएंगे। और जीएस में लाख लगा लीजिए फिर भी आप एक लिमिट में ही रहेंगे। तो इसलिए करंट अफेयर्स को कहीं से भी इग्नोर नहीं करना है। और हमारा पूरा विश्वास है, और हम कहते भी रहते हैं कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहे होंगे, तो वहाँ से चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते रहिए। जो आपकी मंथली मैगजीन है, जो भी मैगजीन एक लेते हो उसको जो है पढ़ते रहिएगा। ऐसा मत करिएगा कि वो लास्ट के लिए रखे रहिएगा कि जब परीक्षा आएगी तो उस समय हम कर लेंगे। विश्वास मानिए उस समय आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय और भी मैगजीन्स आ जाती हैं, आपको उनको भी देखना होता है, प्लस में सारी चीज़ें रिवीजन करनी होती हैं। और करंट वैसे भी 2-4-10 दिन पढ़ के कुछ नहीं होता, बल्कि कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, गलत होती है चीज़ें। इसलिए हमारे पास बहुत से बच्चे जो आते हैं प्रीलिम्स को लेकर के, जिसको समस्या आती है, उसमें सबसे बड़ी समस्या करंट अफेयर्स को लेकर के होती है। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई क्या दिक्कत आ रही है, तो सर परीक्षा में जाते हैं और कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। तो जब मैं पूछता हूँ तो ना तो वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, ना तो कोई मंथली मैगजीन पढ़ रहे होते हैं। एग्ज़ाम के 10-15 दिन भूत की तरह करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं। तो उसमें आधी अधूरी चीज़ें ही आती हैं, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ पे 3 बार 3 रीडिंग बहुत इत्मीनान से नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ें आपको जो है मुख्य परीक्षा में साथ नहीं देंगी, जब तक 3 बार आप पढ़ के नहीं जाएंगे। तो इसीलिए प्रयास ये करिए कि कम से कम जो आपका न्यूज़पेपर का करंट है, मंथली जो मैगजीन है वो चलता रहे। मेरे द्वारा भी करंट अफेयर्स के वीडियो लाए ही जाते हैं, और अच्छे वीडियो लाए जाते हैं, मतलब यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। और यदि आप लोगों ने पीछे यूपीएससी का या स्टेट में बिहार का या आरओ का जो भी एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें मेरे करंट अफेयर्स की भूमिका आपने देखी ही होगी और आगे देखेंगे भी। तो ये वीडियो इतना देखिए, फिर लास्ट में जो घटनासार या जो घटना चक्र का आई दृष्टि आती है उतना कर लीजिए, तो आप बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। तो चलिए, बहुत ज़्यादा थोड़ा बोल दिए, लेकिन ये इसलिए बोलते हैं ताकि आप लोग जो है कुछ बेहतर करने की स्थिति में रहें। क्योंकि अगर इतना बड़ा टास्क आपने लिया है कि भाई यूपीएससी स्टेट पीसीएस में अधिकारी बनना है, तो आपका प्रयास भी उसी लेवल का होना चाहिए, और वो प्रयास निरंतर होना चाहिए, रोज़ होना चाहिए। और निरंतर प्रयास के साथ न्यूज़पेपर तो मस्ट है पढ़ना, 45 मिनट से 1 घंटा आप डेली न्यूज़पेपर को दीजिए। ये आपकी तैयारी के सर्वांगीण विकास में बहुत ज़्यादा सहायक है। मतलब न्यूज़पेपर में लगता तो नहीं है कि तत्काल में कि हमने कुछ ले लिया, लेकिन धीरे धीरे वो आपको जो है आपके मेंस के लिए भी फ्रूटफुल है, पीटी के लिए भी लाभदायक है, और मुख्य परीक्षा में तो इंटरव्यू के लिए तो बेहद उपयोगी है आपका जो करंट अफेयर्स है। चलिए, सबसे पहली जो पहला पॉइंट है, हैप्पीनेस इंडेक्स की आप बात करेंगे 2025 का, ये जारी हो गया है। और अगर इसमें शीर्ष 5 देशों की चर्चा करें तो सबसे पहले हर बार की तरह कौन सा देश है? फिनलैंड है। और अगर सबसे न्यूनतम की बात करें तो अफगानिस्तान है। पहले
आज के 4 साल पहले इसी तरीके का प्रश्न आता था। बच्चे सबसे बेहतर वाला और सबसे न्यूनतम रट लेते थे और फिर भारत की रैंकिंग क्या थी वो देख लेते थे, उनका काम चल जाता था। लेकिन अब चूंकि आयोग थोड़ा सा डेप्थ में जा करके थोड़ा सा उलझाऊ तरीके से प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको भी थोड़ा सा और एफर्ट लगाने की ज़रूरत होती है। इसीलिए कम से कम एटलीस्ट 3 देश का नाम तो आप याद ही कर लीजिए रैंकिंग में, कि शीर्ष में अगर फिनलैंड है तो दूसरे में डेनमार्क है, तीसरे में आइसलैंड है। इसी तरीके से न्यूनतम रैंकिंग में पहले पे दिया अफगानिस्तान है, दूसरे पे सियरा लियोन है और तीसरे पे जो है वो लेबनान है। अगर भारत का स्थान देखा जाए तो 118 है, जबकि अगर 2024 की रैंकिंग में आप देखेंगे तो भारत जो है 126वें स्थान पर था। मतलब 8 स्थान की जो है वो प्रगति पे भारत है। तो ये भी देखिए, और जो करंट ईयर है उसको तो आप देखिए प्रीवियस ईयर्स को भी आपको देख के जाना है, और विशेषकर भारत के संदर्भ में, क्योंकि बहुत संभावना है कि आपका प्रश्न जो है आयोग 2024 के डाटा पे पूछ ले, और पूछता रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं ये संभावना व्यक्त कर रहा हूँ। कई बार हम लोग जब देते थे तो पढ़ के जाते थे करंट का, एक आध बार तो गए और पूछा पीछे का तो सजग हो गए, उसके बाद फिर वो गलती नहीं हुई, क्योंकि वो 2-3 साल पीछे तक की चीज़ें ध्यान में रख करके जाते थे, तब गलत नहीं होती थी। अगर इसमें नोट देखा जाए तो पाकिस्तान, नेपाल, फिलिस्तीन और यूक्रेन जैसे देश खुशहाली रैंकिंग में भारत से ऊपर है। मतलब ये कितना हास्यास्पद लगेगा कि अभी पाकिस्तान जो वर्तमान में उसकी स्थिति आप लोग देख रहे होंगे कि वो किस स्थिति में है, और वो हमसे ज़्यादा खुशहाल है। बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ फिलिस्तीन की देखिए, मतलब फिलिस्तीन वही जहाँ इस समय इजराइल के द्वारा बहुत व्यापक स्तर पर जो है वो अटैक किए जा रहे हैं, और वो भी हमसे खुशहाल है। यूक्रेन हमसे खुशहाल है, कि मतलब पूरा देश तबाह है। और इसीलिए जो भारत के जो लोग हैं इन रैंकिंग पे जो है थोड़ा सा संदेह उत्पन्न करते हैं, तो संदेह जो उत्पन्न होता है उसका एक बड़ा कारण ये है भी कि मतलब क्या है यार, कि मतलब हमारी स्थिति, हम लोग इतने भी गए गुजरे कि हमसे बेहतरीन पाकिस्तान, फिलिस्तीन और यूक्रेन हो जाएंगे वर्तमान में। भाई यूक्रेन चलिए एक समय हो सकता है कि हमसे बेहतर रहा हो, लेकिन वर्तमान में तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब जारी कर दिए हैं, और चूंकि यहाँ से आयोग द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान में रख करके जाना ही जाना है। तो चलिए पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और ये जो है अभिनेता चिरंजीवी को प्राप्त हुआ है। ये हैं चिरंजीवी, और ब्रिटिश संसद द्वारा ये प्रदान किया गया है, और यह पुरस्कार पाने वाले वे पहले भारतीय हैं। चूँकि जब भी प्रश्न में पहले भारतीय आए, राज्य में पहला आए, देश में पहला आए, दुनिया में पहला आए, तो वो अपने आप में जो है वो महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत ही, जैसे ही आप ये देखिए कि पहले भारतीय हैं, आप इसको 3 स्टार का क्वेश्चन मान लीजिए, और इसको 1-2 बार रिवीजन करके जाइए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। पिछले वर्ष चिरंजीवी को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। मतलब ये जो एक्टर हैं, इनकी मूवी तो आप लोगों ने देखी होगी, मैंने भी देखी है, अच्छे अभिनेता हैं, और इनकी मूवियाँ भी काफ़ी अच्छी रहती हैं। अब देखिए साउथ की मूवी में कुछ समस्याएं हैं, वहाँ थोड़ा सा अतिशयोक्त पूर्ण चीज़ें होती हैं, तो ठीक है, वो उनका अपना कल्चर है। हमारा जो बॉलीवुड है कौन सा ये बड़ा बढ़िया ही बना ले रहे हैं इस समय, तो लेकिन फ़िलहाल अच्छे एक्टर हैं, और इन्हें जो है पद्म विभूषण भी मिला है पिछले वर्ष, और ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये आप देखते रहिएगा, चूँकि करंट की चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग जान ही रहे होंगे कि संस्थान के द्वारा जो है वो 2 बैच चलाए जा रहे हैं। एक तो अब की पार मेंस पार, और दूसरा हमारा जो है वो शून्य से शिखर बैच। ये दोनों बैच मुख्य परीक्षा को लेकर के ओरिएंटेड है, मतलब टारगेटेड बैच है। ये अब की बार मेंस पार जो सीरीज है ये उन बच्चों के लिए जो इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, और इसके तहत जो है प्रत्येक पेपर से न केवल टॉपिक वाइज प्रश्न कराए जाते हैं, बल्कि उनका मूल्यांकन भी होता है, उनका मॉडल आंसर भी दिया जाता है,
और सेम प्रक्रिया यहाँ भी होती है, बस अंतर ये होता है दोनों बैचेज में, क्योंकि यहाँ चूंकि परीक्षाएं बहुत करीब है, 1-1.5 महीने के बाद आपकी परीक्षा है, तो जितना प्रश्न आप कर पाए उतना प्रश्न संस्थान आपको देता है। और संस्थान का ये प्रयास है करीब 500 प्लस प्रश्न आप जो है संस्थान आपको दे। और आप अगर आप इतना भी करके जाते हैं तो अगर आप प्रश्न छोड़ के नहीं आते हैं, मतलब जितना हम प्रश्न दे रहे हैं इसका PDF आप रिवीजन कर लीजिए और आप प्रश्न पत्र आपका कोई प्रश्न छूटे ना, तो मुख्य परीक्षा में आप पास कर रहे हैं, ये संस्थान की गारंटी है। साथ ही साथ ये जो शून्य से शिखर बैच हमारा है, इसमें भी सेम वही प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ वो बच्चे हमारे प्रतिभाग करते हैं कि जो 2026 के PCS को लेकर के, या 2025 या 2026 के PCS को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रतिवर्ष चलने वाला बैच है, ये हमेशा चलता रहता है, कभी नहीं बंद होता है। तो जो बच्चे 2025 या 26 के लिए तैयारी में हैं, उनके लिए तो ये बैच बेहद फ्रूटफुल है, क्योंकि मेंस के लिए वो पर्याप्त समय पा जाएंगे और धीरे धीरे डेली अपना जो है वो तैयारी करते रहें। तो जो भी बच्चे जिस बैच में जुड़ना चाहें, जो मुख्य परीक्षा वाले बच्चे हैं वो इसमें जुड़े, और जो शून्य से शिखर बैच वाले हैं वो इसमें जुड़े। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप जो है संपर्क भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको जो प्रश्न दिया जाएगा आप लिख करके भेजेंगे, उसमें जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। यदि आपका आधा नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है, जैसे देखिए ये 8 में 2.5 नंबर पाए हैं, तो पूरा कमेंट किया गया है, पूरा यहाँ से देखिए यहाँ तक पूरा, तब इनको इतना नंबर दिया गया कि भाई इसमें कमी क्या रह गई है। और ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप कमियों को नहीं बताएंगे, जो हमारा स्टूडेंट है वो कैसे समझेगा कि भाई अगर हम 8 में 2 नंबर पा रहे हैं, 2.5 नंबर पा रहे हैं, और उससे तो हमारा मुख्य परीक्षा निकलेगा नहीं। एटलीस्ट 4.5-5 नंबर, 5.5 नंबर तो होना चाहिए बेहतर होने के लिए। तो ऐसी स्थिति में हमको और ज़्यादा क्या एफर्ट लगाने होंगे, तो ये आपके कमेंट्स ही निर्धारित करते हैं। साथ ही साथ जब आप लोगों की कॉपी का मूल्यांकन हो जाएगा तो इस तरीके से हमारा मॉडल आंसर भी रहता है, मतलब ये सेम डे दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आंसर राइटिंग आज आप करिए और 10 दिन के बाद हम मॉडल आंसर देंगे, मतलब सेम डे ही आपकी कॉपी का मूल्यांकन होगा और सेम डे ही जो है वो मॉडल आंसर दिया जाएगा। तो इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। चलिए तीसरा जो हमारा टॉपिक है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत महत्वपूर्ण है और ये साहित्यकार विनोद शुक्ल को मिलेगा। ये है विनोद शुक्ल जी, और विनोद शुक्ला जो हैं वो हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं कथाकार हैं। मतलब जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल रहा है वो हिंदी के कवि को मिल रहा है, कवि और कथाकार को मिल रहा है। मतलब ये कविताएं भी लिखते हैं और उपन्यास भी लिखते हैं। यह पुरस्कार पाने वाले वह हिंदी के 12वें और छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं। और बहुत महत्वपूर्ण ये फैक्ट है, क्योंकि अब आयोग ऐसे डायरेक्ट तो पूछता नहीं है कि भाई 59वां जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिल रहा है, तो बहुत सरल सा हो गया। पहले पूछता था, अब वो स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछता है, और बहुत संभावना है कि एक स्टेटमेंट ये भी डाल दे। तो आपको इस लेवल पे जा कर के अपने करंट अफेयर की चीज़ों को तैयार करना है। पुरस्कार स्वरूप उन्हें 11 लाख रुपए, सरस्वती की कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। तो ये जो है मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भी व्यक्ति पाता है उसको ये चीज़ें मिलती हैं। क्या कितना? 11 लाख रुपया, सरस्वती की जो कांस्य प्रतिमा होती है सरस्वती माता की, और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। फिर इन्हें वर्ष 2023 में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड और पेन अमेरिका नाबोकॉव अवार्ड एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जो है वो मिल चुका है। मतलब ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने से पहले 2023 में इन्हें इतने पुरस्कार उसे और भी ज़्यादा सम्मानित किया जा चुका है। अगर इनकी चर्चित कृतियों की बात करें तो नौकर की कमीज है, बहुत सुंदर है, आप इसको पढ़िएगा, मैंने तो पढ़ा है, उपन्यास है इनका। फिर खेलेगा तो देखेंगे, ये भी एक उपन्यास है, इसको भी देखिएगा। और दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये भी इनका उपन्यास है, महत्वपूर्ण उपन्यास है। और कुछ होना बचा रहेगा, ये इनका कविता संग्रह है। तो आप लोग इसे भी देख लीजिएगा अपने, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि इसको आप लोग पढ़िएगा, अगर पढ़ने का मन करेगा तो नौकर की कमीज पढ़िएगा, चूँकि मैंने इसको पढ़ा है
मुझे अच्छा लगा है तो आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी तीनों तो मैंने भी नहीं पढ़ा है। यहाँ इस तीनों की चर्चा मैंने इसलिए करी है क्योंकि कभी कभी होता है क्या कि इनकी कृतियों पे भी जो है वो एक स्टेटमेंट डाल करके प्रश्न पूछ लेता है। तो चलिए, अब अगर 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप निश्चित तौर पे करने में सक्षम होंगे, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ करा दिए हैं। चलिए अगला टॉपिक देखिए, चाय निर्यात में भारत ने श्रीलंका को जो है वो पीछे छोड़ दिया है वर्ष 2024 में। और ये आरओ की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मतलब पूरी संभावना है कि इस बार ये प्रश्न आपको आरओ की परीक्षा में करंट अफेयर्स से देखने को मिले। वर्ष 2024 में भारत ने 25.5 करोड़ किलोग्राम चाय का जो है वो निर्यात किया है। मतलब 25.5 करोड़ किलोग्राम चाय का निर्यात भारत ने किया है। और भारत के चाय निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 10% की जो है वो वृद्धि भी हुई है। चाय के निर्यात में अगर देखा जाए तो केन्या जो देश है वो शीर्ष पर है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आरओ के लिए उपयोगी, क्योंकि इसके पहले आरओ में इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। और चूंकि ये करेंट डाटा है, भारत ने जो है वो श्रीलंका को पीछे करके दूसरा स्थान प्राप्त किया है, तो बहुत संभावना है कि इस बार ये प्रश्न बने। और अगर शीर्ष 3 चाय निर्यातक देशों की बात की जाए तो इसमें केन्या जो है शीर्ष पर है, भारत जो है वो सेकंड स्थान पर है और थर्ड स्थान पर श्रीलंका है। और आपके लिए होमवर्क है, यहीं जोड़ लीजिएगा तो आपका फिर यहाँ से कोई प्रश्न बनेगा तो कर लेंगे। जिस तरीके से आपने 3 चाय निर्यातक देशों की चर्चा करी है, उसी तरीके से 3 शीर्ष चाय आयातक देश कौन कौन से हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। देखिए ऐसा नहीं कि जैसे इतना मैंने लिखवाया मैं उसको भी लिखवा सकता था, लेकिन कुछ कुछ एफर्ट आप लोग भी करिए, क्योंकि जब आप एफर्ट करेंगे, जब आप गूगल करेंगे, पढ़ेंगे, खोजेंगे, तब और भी चीज़ों का आपको ज्ञान होगा। पूरी तरीके से अगर कोचिंग पे, शिक्षक पे डिपेंड हो जाएंगे तो फिर ये आप एक तरीके से बैसाखी के सहारे हो जाएंगे। और बैसाखी के सहारे जो है वो कोई रेस नहीं जीती जा सकती। आप चल तो लेंगे, टीचर आपको चला तो देगा, लेकिन आपको जो बहुत एक तरीके से जिस परीक्षा की तैयारी में वहाँ तो बहुत हैवी रेसलर होते हैं, मतलब रेसर होते हैं, धावक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब तक आप अपने से नहीं एफर्ट लगाएंगे तब तक आप जो है इस रेस को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा एफर्ट हम करते हैं तो थोड़ा सा, मतलब हम तो ज़्यादा कर रहे हैं, थोड़ा सा आप हमारे साथ करिए तो बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो आपको बस बताना है कि चाय आयातक शीर्ष 3 चाय आयातक देश कौन से हैं, और हम आपकी कमेंट का इंतज़ार करेंगे। विश्वास मानिए जो भी बच्चा जो है वो कमेंट करेगा उससे हम पर्सनली बात करेंगे। चलिए फिर ऑपरेशन ब्रह्मा, ये एक ऑपरेशन चलाया गया और ये ऑपरेशन ब्रह्मा जो है भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए राहत सामग्री पहुंचाने के लिए चलाया गया भारत द्वारा। और इसके द्वारा 15 टन जो है राहत सामग्री भेजी भी गई। मतलब ये ऑपरेशन ब्रह्मा जो म्यांमार में जो भूकंप आया था अभी पिछले कुछ दिनों पहले, आपने देखा होगा, विनाशकारी भूकंप था, काफ़ी जनधन की हानि हुई थी। तो वैसी स्थिति में चूँकि हम लोग बहुत ज़्यादा सहिष्णु देश हैं, और ऐसी स्थिति में हमारा सबसे पहला प्रयास रहता है कि हमसे जो बन पड़े वो राहत सामग्री पहुंचाएं, और इसी के तहत ये ऑपरेशन चला करके हमने ये प्रयास किया था। तो इसके बारे में भी आप लोग जानते रहेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर अगला है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024। और वर्ष 1923 में स्थापित टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 1927 से प्रतिवर्ष पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव किया जाता है। मतलब पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? टाइम पत्रिका के द्वारा किया जाता है। और टाइम पत्रिका का जो है वो स्थापना 1923 में हुई थी, और 1927 से ये जो है पुरस्कार जो है अनवरत दिया जा रहा है। भारत की तरफ से महात्मा गांधी पहले वह एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें वर्ष 1930 में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। मतलब बहुत महत्वपूर्ण ये फैक्ट है
कि महात्मा गांधी 1930 में, 27 में तो ये शुरू ही हुआ था, मतलब 3 ही साल के बाद जो है हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उनको जो है इस सम्मान से नवाजा गया। और उसके बाद अभी तक किसी भी भारतीय को ये सम्मान नहीं मिल पाया है। नरेंद्र मोदी जी को कई बार नामित तो किया गया और लीडर्स पोल में वो अग्रणी भी रहे, लेकिन फाइनल वो जगह नहीं बना पाए। लेकिन ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, वर्ष 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। 2016 में भी ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। मतलब ट्रंप को ये दूसरी बार जो है पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है मिला है। मतलब 2016 में जब ये प्रथम कार्यकाल के लिए चुने गए थे, तब भी इन्हें जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना जाता है। और कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो होता है, जब वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है तो उसे टाइम के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर घोषित ही किया जाता है। क्योंकि अभी जो बाइडन और कमला हैरिस भी जब वो लोग सत्ता में आए थे तो उनको भी ये पुरस्कार दिया गया था। इसी तरीके से बराक ओबामा को भी दिया गया था, मतलब ये दिया ही जाता है। तो चूंकि इनके कार्यकाल में 2 बार, एक बार गैप हो गया है, मतलब 16 से 20 तक ये रहे, उसके बाद 20 में भी इनको होना था, लेकिन ये चुनाव हार गए, बाइडन जीत गए। 24 में ये पुनः बन गए तो पुनः ये पुरस्कार मिला। और ऐसी मतलब एक बार गैप करके पुनः राष्ट्रपति बनने वाले डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दूसरे प्रेसिडेंट हैं। आपको कमेंट करके बताना कि पहला प्रेसिडेंट कौन था इस तरीके का, कि जो एक बार चुनाव जीते, फिर चुनाव हारे, फिर चुनाव जीते, तो वो भी आपको कमेंट करके बताना है। फिर देखिए, टाइम पर्सन के द्वारा ही एथलीट ऑफ द ईयर 2024 का भी पुरस्कार दिया जाता है। और कैटलिन क्लार्क जो हैं, जो अमेरिकी महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, इन्हें जो है ये घोषित किया गया एथलीट ऑफ द ईयर 2024, कैटलिन क्लार्क को। फिर 7 नंबर है प्रबोवो सुबियांतो, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं और 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के जो है ये मुख्य अतिथि रहे हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि जो हमारा गणतंत्र दिवस का जो आयोजन होता है, उसके जो मुख्य अतिथि होते हैं वो प्रत्येक वर्ष हम विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित करते हैं। तो ऐसी कड़ी में ही जो है इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया और यह भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले चौथे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कि ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई इंडोनेशिया का राष्ट्रपति जो है भारत की मुख्य अतिथि की भारत में गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता किया। नहीं, ये चौथे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति हैं। इसके पहले 3 लोग और आ चुके हैं। तो ये याद रखिएगा डाटा कि ये चौथा क्रम है इनका। और कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। चलिए 8 नंबर टॉपिक देखते हैं। देखिए, पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा हुई है और महत्वपूर्ण पुरस्कार है और आरओ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि आरओ का यदि आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो वहाँ से प्रत्येक वर्ष प्रश्न आए हुए होते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा 25 जनवरी 2025 को ये इन पुरस्कारों के देने की घोषणा की गई और जिसके तहत 7 पद्म विभूषण पुरस्कार दिए जाएंगे, 9 पद्म भूषण पुरस्कार है, 19 है, 7, 19 और 113 पद्म श्री सहित कुल 139 पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा 100, क्योंकि आयोग यहीं से पूछ सकता है, तो टोटल 139 है, जिसमें 7, 19 और 113। तो ये डाटा याद रखिएगा। 7 जो हैं वो पद्म विभूषण हैं, 9 जो है पद्म भूषण हैं और 113 जो हैं वो पद्म श्री हैं। भारत रत्न का पुरस्कार जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है, नागरिक पुरस्कार होता है, वो नहीं दिया गया है। तो ये चीज़ें कन्फर्म है। पुरस्कार पाने वालों में अब आप देखेंगे कि जो ये 139 पुरस्कार दिए गए हैं, इसमें जो है 23 महिलाएं हैं, मतलब 23 महिलाएं हैं, 10 जो हैं वो विदेशी मूल के व्यक्ति हैं
और 13 ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्हें मृत्यु के बाद, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है, फिर भी उन्हें इस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। तो आप कहेंगे कि सर इनकी क्या ज़रूरत है? तो इनकी ज़रूरत है क्योंकि आयोग जो है यहाँ से भी प्रश्न पूछा है। यदि आप PYQ उठा के देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी परीक्षा का अगर आपके पास प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन नहीं है, आपने प्रश्न की प्रकृति को नहीं देखा, तो आप पढ़ते समय जो है काम की चीज़ों का जो है ले नहीं पाएंगे। एक मिनट जरा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपको जो है यहाँ इसका ध्यान देना होगा। यदि आप PYQ देखे रहे होंगे तब आप इन फैक्टों को लेकर के विचलित नहीं होंगे, क्योंकि तब आपको एहसास होगा कि आयोग इसी तरीके के जो है फैक्ट पूछता है। पद्म विभूषण से सम्मानित जो 7 व्यक्ति हैं, देखिए अब सबका तो हम यहाँ 139 लोग हैं, 139 लोग हैं, तो सबका तो हम उल्लेख नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो 7 पद्म विभूषण जो सेकंड सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं आपके परीक्षाओं में, क्योंकि ये कम लोग होते हैं और इसमें जनरली पूछता क्या है कि कितने लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। तो अब आप देखिए कि एक तो नागेश्वर रेड्डी हैं, ये मेडिसिन के क्षेत्र में है, फिर न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर हैं, फिर कुमुदनी रजनीकांत लखिया हैं, ये आर्ट के क्षेत्र में है, और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम हैं। फिर अगर देखा जाए तो MT वासुदेव नायर हैं, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में थे, मरणोपरांत इनको दिया गया है। ओसामू सुजुकी मरणोपरांत व्यापार एवं उद्योग के लिए है, ये जापान के उद्यमी हैं। और जो सुजुकी की जो गाड़ियाँ जो भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही हैं 4 व्हीलर 2 व्हीलर में, तो ये मतलब अलायंस पार्टनर रहे हैं भारत में मारुति के साथ। फिर शारदा सिन्हा बिहार की महत्वपूर्ण लोक गायिका रही हैं, उनकी डेथ हुई है, और उन्हें मरणोपरांत जो है ये सेकंड सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें जो 3 लोग हैं आप देखेंगे कि इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, और यही जो है डाटा याद रखिएगा कि 7 लोगों में कितने लोगों को, और एग्जैक्ट यही चीज़ें एक बार जो है परीक्षा में आपके प्रीलिम्स में पूछी गई थी। तो चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं कि IRCTC और IRFC को जो है वो 9 रत्न का दर्जा मिला है। ये 2 संस्थान हैं। और आप थोड़ा सा ये जानिए कि जो 9 रत्न का प्रोग्राम जो चलाया गया वो कब से चलाया गया। तो वर्ष 1997 में भारत सरकार द्वारा 9 रत्न योजना प्रारंभ की गई। मतलब 1997 में ये योजना चालू की गई थी, और उस समय राजग समर्थित सरकार थी। मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे। इस योजना का उद्देश्य बेहतर कार्य निष्पादन तथा तुलनात्मक रूप से लाभकारी स्थिति वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पहचान कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशाल उद्योगों के रूप में जो है वो सहायता प्रदान करना था। ये इस नवरत्न या महारत्न जो हम चला रहे हैं या मिनी रत्न जो चला रहे हैं, उस योजना का ये उद्देश्य है कि जो हमारी जो संस्थाएं हैं, जो हमारी कंपनियां हैं, वो भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बनी रहें, और उसे उसी तरीके की सहूलियतें देना सरकार के द्वारा। वर्तमान में देखिए 14 महारत्न कंपनी हैं, 26 नवरत्न कंपनियां हैं, और 59 मिनी रत्न कंपनियां हैं। मतलब ये भी डाटा याद रखिएगा कि 14 महारत्न है, 26 नवरत्न है, और 59 जो है ये मिनी रत्न कंपनियां हैं। और IRCTC और IRFC को जो है वर्तमान में नवरत्न का जो है दर्जा दिया ही गया है। फिर आज का हमारा जो अंतिम है 97वें ऑस्कर पुरस्कार की बात हम कर रहे हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो इसका आयोजन स्थल कहाँ है, तो लॉस एंजल्स USA। हर बार यही होता है क्योंकि ये अमेरिका के द्वारा प्रदत्त पुरस्कार है जो ऑस्कर दिया जाता है। और इसमें अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात की जाए तो अनोरा है, ये हमारी जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है अनोरा के लिए वो पुरस्कार दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अगर बात किया जाए तो एड्रियन ब्रॉडी हैं, और इनकी जो फिल्म थी द ब्रूट लिस्ट, मतलब
ऐसा नहीं कि अनोरा के लिए ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भी पुरस्कार जो है एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया, नहीं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया वो द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए दिया गया है। और अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो ये मिकी मेडिसिन है और ये अनोरा फिल्म के लिए दिया गया है। और इसी तरीके से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी जो पुरस्कार है वो सीन बेकर को है और ये भी अनोरा के लिए है। मतलब अगर देखा जाए तो अनोरा जो फिल्म है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का तो पुरस्कार पाई ही है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ये दोनों पुरस्कार पाई है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है एड्रियन ब्रॉडी को मिला है, वो द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए मिला है। तो ये फैक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दे देगा और आपको कंफ्यूज कराएगा। क्योंकि ये तो सही है कि भाई अनोरा है, ये निर्देशक सीन बेकर है, इनका नाम याद रखिएगा। क्योंकि एक बार तो लोग होता क्या था कि ऑस्कर पुरस्कार में जो फिल्म पाती थी उसी को जो है याद करके चले जाते थे, आसान सा। लेकिन वो फिल्म के निर्देशक को पूछ लिया और बहुत लोग जो है वो गलत करके आ गए। तो इसीलिए यहाँ हम बता भी दे रहे हैं कि सीन बेकर हैं। और हम एक कदम और आगे बढ़ के जा रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री की भी जो है वो हम चर्चा कर दे रहे हैं, ताकि अगर यहाँ से कहीं से प्रश्न आए तो आप जो है वो कंफ्यूज मत होइएगा। फिर कान फिल्मोत्सव में भी पाल्म दी ओर पुरस्कार जीत चुकी अनोरा की थीम यौन कर्मियों से संबंधित थी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो अनोरा फिल्म थी इसकी थीम क्या थी, तो ये यौन कर्मियों से संबंधित थीम थी, क्योंकि विषय वस्तु को लेकर के भी जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरीके से 97वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की ओर से लापता लेडीज निर्देशक किरण राव जो थी उनकी फिल्म भेजी गई थी। ये अलग बात है कि हम जो है इस पुरस्कार को पाने में सफल नहीं रहे, लेकिन जो भारतीय प्रविष्टि थी वो कौन थी, लापता लेडीज़। तो आप लोग जो है इसके बारे में भी जानिएगा। तो अब अगर 97वें ऑस्कर पुरस्कार से कोई भी प्रश्न बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, बस इतना आप लोग जो है पढ़ के जाइएगा। और मेरा जो उद्देश्य भी यही है कि जो टॉपिक हम यहाँ कराएं तो उसको थोड़ा सा समग्रतापूर्व कराएं, क्योंकि बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लाइए, वो हमारे लिए और ज़्यादा अच्छा होता, इतना ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता, बोलना नहीं पड़ता। लेकिन क्या है ना कि उससे आप बध जाते हैं। वहाँ क्या है कि बहुत, चूँकि अब करंट का जो दायरा है वो व्यापक हो गया है, बहुत बृहद हो गया है, तो ऐसी स्थिति में प्रश्न आंसर फॉर्म में चीज़ों को बहुत ज़्यादा करवा देना और सटीक करवा देना थोड़ा सा टफ है। तो हम ये चाहते हैं कि आप अगर किसी टॉपिक के बारे में सारा फैक्ट ही जान जाइए तो आयोग कुछ भी पूछे, भाई किसी भी तरीके का प्रश्न बनाए, यदि आप फैक्ट जान रहे हैं, तथ्य जान रहे हैं, तो फिर तो आप करने में सहज होंगे। तो हमारा ये प्रयास है कि हम आपको एक ऐसा योद्धा बनाएं, मतलब हर तरीके से, हर हथियार से आपको लैस कर दें, मतलब सारी मिसाइलें, सारे वेपन्स आपको दे दें। अब वो डिपेंड करेगा कि आयोग कैसा प्रश्न बनाएगा, मतलब आप युद्ध भूमि में जाएंगे तो जिस तरीके का प्रश्न हो वैसे आप अपने शस्त्रों का जो है वो उपयोग करें। तो चलिए, आज के जो हमारे टॉपिक थे 10 उसके यहीं तक थे, और मुझे बहुत संभावना है कि आपको करंट अफेयर्स का प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा और इसको आप लोग सुनने दीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक हम करा रहे हैं, बहुत परिश्रम के साथ करा रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स को तैयार करना सबसे ज़्यादा टफ होता है। तो आप लोग इसे देखें, इसे शेयर करें, और ये आपकी परीक्षाओं के लिए समझ लीजिए बेहद उपयोगी होने वाली हमारी जो सीरीज है करंट अफेयर्स की। यदि आप लोगों ने पीछे का नहीं देखा होगा तो उसको भी देख लीजिएगा। ये हमारे कुछ लिंक्स हैं। सबसे पहले तो समृद्धि IAS का टेलीग्राम, आप लोग इससे इसलिए जुड़िए क्योंकि ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। आप यहाँ जो हम पढ़ा रहे हैं उसका PDF आपको मिलेगा। करंट अफेयर्स की चीज़ें संस्थान के द्वारा डाली जाती हैं और भी विभिन्न प्रकार के प्रयास यहाँ होते रहते हैं। फिर कुछ हमारे और भी चैनल हैं। एक तो हमारा ये YouTube है समृद्धि IAS का, जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं। दूसरा हमारा है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। यदि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये दोनों आप ही के चैनल हैं और इसे आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना है। और हमारे किसी भी बैच से जुड़ने के लिए या हमसे बात करने के लिए 7303307507 पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।